नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं नेपाल में जो हाल में विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जिन्हें मीडिया में और कई जगह जेन जेड प्रोटेस्ट कहा जा रहा है। जी नमस्कार। हाँ, एक काफी काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। बिल्कुल। माहौल काफी, आप कह सकती हैं, तनावपूर्ण रहा है और इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। हाँ, और इसे समझने के लिए हमने कई अलग अलग स्रोतों को देखा है। मतलब रिपोर्ट्स हैं रॉयटर्स से, इकोनॉमिक टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट से भी। अच्छा। और स्वीडन के svd.se का भी एक विश्लेषण है और विकिपीडिया से भी कुछ बुनियादी जानकारी ली है। कोशिश यही है कि इन सब को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बना सकें। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जो जरूरी बातें हैं उन्हें सामने लाएं और समझें कि आखिर ये प्रदर्शन शुरू कैसे हुए। बिल्कुल। ऊपरी तौर पर क्या वजह थी और उससे गहरे कौन से मुद्दे जुड़े हैं, और हाँ, सबसे जरूरी कि इसका असर क्या हुआ है अब तक। जी, तो चलिए इसी पर गहराई से बात करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करें? वो तात्कालिक कारण क्या था? देखिए, जो चिंगारी भड़की वो थी सितंबर 2025 के एकदम शुरू में। पहले हफ्ते की बात है ये। हाँ, तारीख थी शायद 4 सितंबर। जब सरकार ने वो एक बड़ा कदम उठाया। बिल्कुल सही, 4 सितंबर। सरकार ने अचानक, मतलब एक तरह से बिना किसी बड़ी पूर्वा चेतावनी के 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया। 26? और ये कोई छोटे मोटे प्लेटफॉर्म्स नहीं थे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें फेसबुक था, एक्स जो पहले ट्विटर था, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, रेडिट, स्नैपचैट, मतलब वो सारे प्लेटफॉर्म्स जो लोग रोज इस्तेमाल करते हैं, खासकर युवा। हाँ, ये तो मतलब लगभग ऑनलाइन दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ही बंद कर दिया सरकार ने। वजह क्या बताई इतनी बड़ी कार्रवाई की? सरकार का जो आधिकारिक पक्ष था वो ये कि ये प्लेटफॉर्म्स नए संचार कानूनों के तहत रजिस्टर नहीं हुए थे। अच्छा, कोई नए कानून आए थे? हाँ, और सरकार का कहना था कि ये कदम जरूरी है ताकि गलत सूचना, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन, ऑनलाइन धोखाधड़ी और जो हेट स्पीच वगैरह है जी। उस पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन क्या ये कानून विवादास्पद थे पहले से? मतलब क्या इनको लेके चिंताएं थीं? क्योंकि अक्सर ऐसे कानूनों पर अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर सवाल उठते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है। कुछ रिपोर्ट्स में ये बात आई है कि ये जो नए संचार कानून थे, इनको लेकर सिविल सोसाइटी ग्रुप्स में और युवाओं में पहले से कुछ चिंताएं थीं। किस तरह की चिंताएं? उन्हें डर था कि शायद इन कानूनों का इस्तेमाल, मतलब सरकार अपनी आलोचना करने वाली आवाजों को दबाने के लिए कर सकती है। तो जब ये बैन आया तो लोगों को लगा कि उनका डर सही साबित हो गया। हाँ बिल्कुल, कई लोगों के लिए ये सिर्फ एक तकनीकी चीज नहीं थी कि भाई रजिस्टर नहीं किया। उन्हें लगा कि ये सीधा उनकी बोलने की आजादी पर हमला है। समझ गए। तो ये सिर्फ कुछ ऐप्स बंद होने की बात नहीं रह गई। युवाओं ने, खासकर स्टूडेंट्स ने, इसे पर्सनली लिया। बहुत ज्यादा। उनके लिए सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास नहीं है। वो जानकारी लेते हैं, बहस करते हैं, दोस्त बनाते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं, अपनी बात दुनिया तक पहुंचाते हैं। तो जब ये बैन हुआ, उन्हें लगा कि उनकी आवाज ही छीनी जा रही है, उन्हें चुप कराया जा रहा है। और शायद यहीं से ये मामला सिर्फ सोशल मीडिया बैन से कहीं आगे बढ़ गया। ऐसा लगा कि एक गुस्सा किसी और चीज पर फूटा है जो पहले से जमा हो रही थी। एकदम सही कहा आपने। ये जो सोशल मीडिया बैन पर गुस्सा था ना, ये बहुत तेजी से उन गहरी निराशाओं से जुड़ गया जो नेपाली समाज में और खासकर युवाओं में पहले से मौजूद थी। कौन सी निराशाएं? मतलब किन मुद्दों की बात कर रहे हैं हम यहाँ? कई सारे मुद्दे हैं। एक तो भ्रष्टाचार, करप्शन। ये नेपाल में एक बहुत पुरानी और बड़ी समस्या मानी जाती है। हाँ, ये तो अक्सर सुनने में आता है। फिर एक तरह का राजनीतिक ठहराव। लोगों को लगता है कि नेता बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, पर कुछ असल में बदलता नहीं। आम आदमी के मुद्दे वहीं के वहीं हैं। नेताओं से मोहभंग वाली स्थिति। बिल्कुल। और इसके साथ साथ बढ़ती हुई आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, अवसरों की कमी, ये सब चीजें युवाओं को बहुत परेशान कर रही थीं। और एक और शब्द बार बार आ रहा था, नेपोटिज्म, यानी भाई भतीजावाद। क्या ये वाकई इतना बड़ा फैक्टर था? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसी से जुड़ी एक और चीज ने, आप कह सकते हैं, आग में घी का काम किया। वो क्या थी? वो एक सोशल मीडिया ट्रेंड था जो वायरल हो गया था, नेपो के ट्रेंड। अच्छा, ये नेपो के ट्रेंड। हाँ, मैंने भी थोड़ा बहुत देखा था। इसने कैसे माहौल को गरमाया? ये बड़ा दिलचस्प था। टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर ऐसी वीडियोस और तस्वीरें वायरल हुई जिनमें कथित तौर पे जो बड़े नेता हैं या अफसर हैं या प्रभावशाली लोग हैं जी, उनके बच्चों की लाइफस्टाइल दिखाई जा रही थी। बहुत खर्चीली, महंगी गाड़ियां, विदेश घूमना, डिजाइनर कपड़े पहनना। और ये सब तब दिखाया जा रहा था जब देश का आम युवा, जैसा मैंने कहा, बेरोजगारी और भविष्य की चिंता से जूझ रहा था। तो
इसने वो जो खाई है अमीर और गरीब के बीच, या कहें कि आम आदमी और एलीट क्लास के बीच, उसे एकदम उजागर कर दिया। बिल्कुल। इस ट्रेंड ने युवाओं के मन में वो गुस्सा और बढ़ा दिया कि देखो सिस्टम कितना अनफेयर है। जिनके पास कनेक्शंस हैं, जिनके माँ बाप पावर में हैं, उनके लिए सब आसान है और हमारे लिए मौके ही नहीं है। तो मतलब एक तरफ अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमले का डर सोशल मीडिया बैन से, हाँ, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, नेताओं से निराशा, असमानता का गुस्सा, जी, और ऊपर से ये निपो के ट्रेंड जिसने जले पर नमक छिड़का। इन सब ने मिलकर एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति बना दी। एकदम। और दुर्भाग्य से ये गुस्सा फिर सड़कों पर हिंसा के रूप में भी सामने आया। हाँ, रिपोर्ट्स तो यही बता रहे हैं कि स्थिति काफी तेजी से बिगड़ी। काठमांडू में तो हुआ ही, और भी शहरों में प्रदर्शन हुए। हाँ, राजधानी काठमांडू के अलावा पोखरा, सुनसरी जैसे दूसरे बड़े शहरों में भी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। छात्र, युवा, आम लोग भी। और फिर झड़पें शुरू हो गईं। जी, कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच गंभीर झड़पें हुई। पत्थरबाजी की खबरें थीं, कुछ जगहों पर आगजनी भी हुई और जाहिर है पुलिस ने भी बल प्रयोग किया। और इन झड़पों का नतीजा बहुत ही दुखद रहा है। जो आंकड़े आ रहे हैं हताहतों के, वो वाकई चौंकाने वाले हैं। बेहद दुखद और चिंताजनक। जो स्रोत हमने देखे हैं, रॉयटर्स, वॉशिंगटन पोस्ट, svd.se, विकिपीडिया, उनके मुताबिक 8 सितंबर 2025 तक कम से कम 19 लोगों की मौत कंफर्म हो चुकी थी इन झड़पों में। 19 मौतें, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये कहाँ-कहाँ हुई मौतें? रिपोर्ट्स के अनुसार इनमें से ज्यादातर यानी 17 मौतें काठमांडू घाटी में हुई। वहीं सबसे ज्यादा प्रदर्शन हो रहे थे। और 2 मौतें पूर्वी नेपाल के सुनसरी जिले में दर्ज की गई। कुछ स्रोत तो ये भी कह रहे थे कि आंकड़ा 20 से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि उस समय स्थिति लगातार बदल रही थी और जानकारी धीरे धीरे आ रही थी। ये वाकई भयावह है। और मरने वालों के अलावा घायलों की संख्या भी तो बहुत ज्यादा बताई जा रही है। हाँ, घायल तो सैकड़ों की संख्या में थे। अलग अलग रिपोर्ट्स को अगर मिलाएं तो 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। 300 से ज्यादा? जी। स्वीडन के svd.se और विकिपीडिया जैसे स्रोत तो ये आंकड़ा 347 तक बता रहे हैं पूरे देश में। इसमें प्रदर्शनकारी भी होंगे और शायद कुछ सुरक्षाकर्मी भी। इसका मतलब ये हुआ कि जमीन पर टकराव बहुत शदीद था। ये सिर्फ नारे लगाना या शांति से मार्च करना नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि टेंशन कितनी ज्यादा थी, गुस्सा कितना ज्यादा था और टकराव कितना गंभीर था। ये कोई छोटी मोटी झड़पें नहीं थी, ये बड़े पैमाने पर नागरिक अशांति की स्थिति थी। तो अगर हम थोड़ा पीछे हटके देखें इस पूरी स्थिति को, तो ये साफ है कि ये जो विरोध प्रदर्शन हुए, ये नेपाल के हाल के इतिहास में एक बहुत ही अहम घटना है। निश्चित रूप से इसे हाल के सालों में नेपाल में सिविल अनरेस्ट का सबसे महत्वपूर्ण दौर कहा जा सकता है। जिस पैमाने पर यह हुआ, जितने लोग इसमें शामिल हुए और जिस तरह इसने देश के अलग अलग हिस्सों को अपनी चपेट में लिया, वो इसे सामान्य विरोधों से अलग बनाता है। और जैसा कि नाम ही है, जेन ज़ी प्रोटेस्ट, इसमें युवाओं की उस नई पीढ़ी की भूमिका बहुत अहम रही है। ऐसा क्यों? क्या इस पीढ़ी की सक्रियता में कुछ अलग बात है? हाँ, ये बहुत जरूरी पहलू है। देखिए, जेन ज़ी यानी वो पीढ़ी जो डिजिटल दुनिया में पली बड़ी है। हाँ, इनके पास जानकारी तक पहुंच ज्यादा है। ये दुनिया भर में क्या हो रहा है, दूसरे देशों में कैसे आंदोलन हो रहे हैं, उससे वाकिफ हैं। और शायद पहले की पीढ़ियों की तुलना में ये व्यवस्था की जो खामियां हैं, उन्हें लेकर ज्यादा मुखर हैं, कम बर्दाश्त करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके भविष्य का सवाल है। बिल्कुल। उन्हें लगता है कि उनकी आवाज सुनी नहीं जा रही और जो सिस्टम है वो उनके लिए काम नहीं कर रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो अब उनकी मांगें क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन हटाने तक ही सीमित है, या वो इससे आगे कुछ और भी मांग रहे हैं? नहीं, अब बात उससे बहुत आगे निकल चुकी है। सोशल मीडिया बैन तो जैसा हमने कहा एक ट्रिगर था। हाँ, शुरुआत वहां से हुई। लेकिन अब मांगें ज्यादा बड़ी हो गई हैं। वो भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, नेताओं की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं, भाई भतीजावाद खत्म करने को कह रहे हैं और रोजगार के बेहतर अवसर चाहते हैं। मतलब एक तरह से पूरे सिस्टम में बदलाव की मांग। हाँ बिल्कुल, वो एक तरह से पूरे सिस्टम में एक बड़ा बदलाव, एक रिफॉर्म चाहते हैं। ये देखना दिलचस्प है कि कैसे एक विशिष्ट घटना ने इतने सारे गहरे मुद्दों को सतह पर ला दिया। तो अगर हमें सारी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, सार यही है कि 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो सरकारी बैन लगा, वो इन ज़ेंग-जेड विरोध प्रदर्शनों के लिए एक चिंगारी बना। लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। भ्रष्टाचार, राजनीतिक व्यवस्था से निराशा, बढ़ती असमानता, भाई भतीजावाद, ये सब मुद्दे पहले से ही युवाओं के मन में गुस्सा भर रहे थे।
और वो नेपो किड ट्रेंड ने भी एक भूमिका निभाई। हाँ, उसने उस गुस्से को और भड़काया और इसका नतीजा बहुत दुखद रहा। कई लोगों की जान गई, सैकड़ों घायल हुए। ये दिखाता है कि जमीन पर तनाव कितना ज्यादा था। बिल्कुल, ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये इंसानी जानें हैं, परिवार हैं जो प्रभावित हुए हैं। सही कहा। और ये हमें याद दिलाता है कि लड़ाई सिर्फ फेसबुक चलाने या न चलाने की नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत भी यही साफ करते हैं कि ये विरोध प्रदर्शन उससे कहीं बड़े मुद्दे का प्रतीक है। जी। ये नेपाल की जो युवा पीढ़ी है उसकी गहरी हताशा को दिखाते हैं। उनके अंदर जो गुस्सा भरा है और जो बदलाव की एक तीव्र इच्छा है, ये उसे दर्शाते हैं। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी है कि ये जो एक पीढ़ीगत टकराव दिख रहा है, हाँ, एक तरफ पुरानी व्यवस्था है, पुराने तौर तरीके हैं, और दूसरी तरफ ये नई पीढ़ी है जो बदलाव चाहती है, जो सवाल उठा रही है। इसका नेपाल के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या ये जो युवाओं की ऊर्जा है, उनकी सक्रियता है, ये नेपाल के राजनैतिक और सामाजिक ताने बाने को बदल पाएगी? ये देखना होगा। क्या ये मौजूदा राजनीतिक दलों को, पूरी व्यवस्था को सुधार करने पर मजबूर करेगी? क्या कोई नई तरह की राजनीति उभरेगी या नए नेता सामने आएंगे? या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है और अस्थिरता बढ़ सकती है? ये भी एक संभावना है। हो सकता है कि इससे ध्रुवीकरण और बढ़े। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तो खैर भविष्य ही देगा। लेकिन एक बात तो तय लगती है कि ये पीढ़ी, नेपाल का आने वाला कल कैसा होगा, इसे तय करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाली है, और इनकी आवाज को अब नजरअंदाज करना शायद मुमकिन नहीं होगा। निश्चित रूप से ये एक ऐसी कहानी है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी। खैर, आज इस महत्वपूर्ण विषय पर इतनी गहराई से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारे साथ इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए आप सभी का भी शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।